Bismillahirrahmanirrahim. This is our lesson 16 in English language course. In last lesson we talked about adverbs, the usage of adverb, the application of adverb. It was linked with what? Place. कि शॉर्ट रिकैप उसका दे दूं कि एडवर्ब में हमने क्या डिस्कस किया कि यूजुअली एडवर्ब्स जो होते हैं वो बिफोर आते हैं जिसके भी इस्तेमाल हों। अगर एडवर्ब वर्ब के लिए भी है, एडजेक्टिव के लिए है, किसी दूसरे एडवर्ब के लिए है या पूरे सेंटेंस के लिए है, तो यूजुअली क्या आता है? पहले आता है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, वो बाद में आता है, जिसके लिए भी इस्तेमाल हो उसके बाद में आता है। एक उसमें केस क्या था कि जब क्या आ जाए, आपका कॉपुला आ जाए दरम्यान में, कॉपुला मींस इज एम आर वॉज वर, ये फॉर्म्स आ जाएं, सीम्स, लुक्स, तो फिर एडवर्ब बाद में आएगा। दूसरा हमने क्या कहा था कि इनफ अगर एडवर्ब ऐसा है जो जिसके लिए भी इस्तेमाल हो, चाहे वर्ब के लिए हो, चाहे एडजेक्टिव के लिए हो, चाहे एडवर्ब, चाहे सेंटेंस, वो उसके बाद आएगा। और तीसरी फॉर्म ये थी कि वर्ब अगर इनट्रांजिटिव हो तो फिर क्या होता है, एडवर्ब वर्ब के बाद में आता है अगर वो वर्ब के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, अगर वो किसी और एडजेक्टिव के लिए आ रहा है तो वो केस अलग हो जाएगा। ये तीन सूरतें थी जिनमें एडवर्ब्स क्या हो रहे थे, बाद में इस्तेमाल हो रहे थे। बाकी हर जगह एडवर्ब जिसके लिए भी आएगा उससे पहले लगता है जी। नाउ मूविंग अहेड जी विद कंजंक्शन जी। कंजंक्शन बेसिक रोल उसका आप कह लें टू जॉइन द सेंटेंस जी, के सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और जिस तरह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ऑल्सो, बट, एंड। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जी, ऑल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस। या कोरिलेटिव कंजंक्शन है जी, नॉट ओनली बट ऑल्सो, स्केर्सली, व्हेन, हार्डली, व्हेन, नो सूनर देन। इनको आप कौन सी कंजंक्शंस कहेंगे जी? कोरिलेटिव कंजंक्शंस, यानी चाहे वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या कोरिलेटिंग कंजंक्शंस हैं, उनके रिलेटेड डिफरेंट इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं जी। नंबर वन जी, टेकिंग अ स्टार्ट विद व्हाट जी? नॉट ओनली बट ऑल्सो जी, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और इसी के साथ मैं ऐड कर रहा हूँ स्केर्सली, व्हेन, हार्डली, व्हेन, नो सूनर देन, THAN, कंपैरेटिव देन। जिस तरह यहाँ आप देखें एडजेक्टिव में नहीं आता ER सेकंड के लिए, तो उसके बाद क्या होता है? देन आता है, ये वाला है। अब ये चारों कंपाउंड कंजंक्शंस कह लें, ऐसे पेयर्स हैं जो क्वेश्चन होती ही नहीं है, लेकिन इनके हमेशा फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन फॉर्मेट आएगा। और होता वो किसके लिए? स्ट्रेस देने के लिए। कल हमने एडवर्ब्स में भी पढ़ा था कि वहाँ पे एडवर्ब की भी एक हमने एग्जांपल देखी थी कि एडवर्ब्स जब पूरे सेंटेंस के लिए आ रहा होता है और स्ट्रेस के लिए आ रहा हो तो उसको हम सेंटेंस को, बेशक वो क्वेश्चन ना हो, उसका फॉर्मेट किस में बदल देते हैं? क्वेश्चन में। एग्जांपल हमने वहाँ कौन सी की थी कि नेवर विल आई टेल अ लाई अगेन, कि मैं दोबारा कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तो अब यहाँ नेवर आई विल होना चाहिए था, मैंने क्या यूज़ किया? नेवर विल आई। यानी अब वो क्या क्वेश्चन है? नहीं, वो क्वेश्चन फॉर्मेट है। किसके लिए? स्ट्रेस के लिए, एम्फोसाइज के लिए। तो यहाँ पे भी सेम यही सूरत हाल है जी। अब नॉट ओनली और बट ऑल्सो में तो कोई टेंस की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन स्केर्सली, हार्डली और नो सूनर में, तीनों केसेस में यहाँ बेहतर क्या आप क्या यूज़ करें? पास्ट परफेक्ट। और इनके बाद जो है आगे जो केस है उसमें क्या यूज़ करें? सिंपल पास्ट। अब मैं सारों की एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। नॉट ओनली डज ही स्टडी वेल बट ऑल्सो। अब मैं यहाँ बट ऑल्सो की जगह कुछ और यूज़ करता हूँ तो गलत हो जाएगा जी। तो ये पेयर ही क्या है? नॉट ओनली बट ऑल्सो का। बट ऑल्सो प्लेज वेल। अब यहाँ हम नोट कर रहे हैं जी, डज ही स्टडी, यानी इस पार्ट में मैंने क्या यूज़ किया है? क्वेश्चन फॉर्मेट।
अब ये सिंपल सेंटेंस था, प्रेजेंट का तो डज आ गया। अगर ये पास्ट होता तो क्या आ जाता, डिड। अगर ये परफेक्ट होता तो क्या आ जाता, हैज़ हैव प्रेजेंट। अगर पास्ट होता तो क्या हो जाता, हैड। फ्यूचर होता तो क्या हो जाता, विल शैल। यानी जो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है उस टेंस का वो आप साथ लगाएंगे। नॉट ओनली ही स्टडीज जो है वो गलत हो जाएगा, क्या करेक्ट है, डज ही स्टडी। अगर पास्ट होता तो नॉट ओनली डिड ही स्टडी। फ्यूचर होता तो क्या होता, नॉट ओनली विल ही स्टडी। और नेक्स्ट में आप देखें हमने क्या यूज़ किया, सिंपल प्रेजेंट प्लेज। अगली क्लॉज में हमने क्वेश्चन फॉर्मेट यूज़ नहीं किया। एम आई क्लियर जी। तो मीनिंग इसके क्या बने, ना सिर्फ वो पढ़ता अच्छा है बल्कि खेलता भी अच्छा है। यानी ना सिर्फ ये बल्कि वो, ये ना सिर्फ बल्कि के लिए आता है। और ये स्केसली, हार्डली और नो सूनर तीनों के मीनिंग एक जैसे बनते हैं, यूं ही, जैसे ही। लेकिन तीनों में फ़र्क नोट करें कि स्केसली और हार्डली के बाद क्या आ रहा है, व्हेन। और नो सूनर के बाद क्या आ रहा है, देन। ये सम टाइम बिफोर भी यूज़ होता है जी, लेकिन मोस्टली देन ही यूज़ होगा। एग्जाम्पल एक देख लें जी, हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम व्हेन द डोर बेल रैंग। जो ही मैंने उसे कॉल की दरवाजे की घंटी बज गई। अब यहाँ नोट करें जी कि हार्डली हैड आई यूज़ किया है मैंने, यानी क्या यूज़ परफेक्ट किया, लेकिन क्या क्वेश्चन फॉर्मेट जी। और फिर दूसरा उसके बाद क्या यूज़ किया मैंने, व्हेन। और नेक्स्ट पार्ट में क्या यूज़ किया है जी, सिंपल पास्ट। इसी तरह क्या हो जाएगा, यही स्केसली हैड आई, नो सूनर हैड आई। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट केस है, ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं सब्जेक्ट को उठा के शुरू में ले जाऊं तो फिर यहाँ क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, क्वेश्चन फॉर्मेट यूज़ ही किस लिए करते हैं, स्ट्रेस देने के लिए। और फिर ये जो कंजंक्शन है ये कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्ट में। अगर शुरू में ले जाएं तो फिर क्या बनेगा जी, आई हैड हार्डली कॉल्ड हिम। आगे उसी तरह जी, यहाँ क्या था, हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम। यहाँ क्या हो गया, आई हैड हार्डली कॉल्ड हिम व्हेन द डोर बेल रैंग। एम आई क्लियर जी। नेक्स्ट जी, ईदर और, नीदर नॉर। ये हम नाउन या प्रोनाउन में पहले डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ क्या अग्रीमेंट की सेंस में हमने डिस्कस किया था, यहाँ इनको एज ए कंजंक्शन यानी पेयर देख लें कि यानी दो में से एक की चॉइस करनी होगी तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, ईदर और। दोनों की नेगेशन करनी होगी तो फिर क्या यूज़ करेंगे, नीदर नॉर। लेकिन इसकी प्लेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गौर से देखिएगा जी। नीदर, अब इसको भी देखें, अगर आप स्ट्रेस देना चाह रहे हैं तो इसके बाद भी आप क्वेश्चन फॉर्मेट ला सकते हैं, यानी वही जनरल रूल आप अप्लाई कर सकते हैं और होता है ये। नीदर डिड ही कॉल मी नॉर केम। अब देखें यहाँ डिड ही कॉल किसके लिए आया जी, स्ट्रेस के लिए। ना ही उसने कॉल की, ना ही वो आया। हम यूजुअली नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं ना, यानी या वो कॉल करेगा या वो आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ना उसने कॉल की ना ही वो आया है जी। इज दैट क्लियर जी। और जो मैं प्लेसमेंट का कह रहा था जी, अब यहाँ और से देखिएगा, ईदर ही और his friends come to visit।
अब यहाँ ईदर किसके लिए यूज़ हो रहा है जी? ही और फ्रेंड्स, इन दोनों में चॉइस के लिए। और दूसरा मैं अगर करूं जी, ईदर ही प्लेज और स्टडीज, इस वक्त या वो खेलता है या वो पढ़ता है। अब क्या ये ठीक है जी? सेकंड स्टेटमेंट को गौर से देखें ज़रा। बज़ाहिर ठीक नज़र आ रही है जी, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट जी। वजह क्या? अब देखें, चॉइस मैंने किस में रखी हुई है? ही प्लेस, यानी इधर मैंने किसके साथ इस्तेमाल किया है? ही के लिए। तो इसका मतलब है ही की बजाय आगे कुछ और भी आना चाहिए था, फिर सेकंड एंटिटी भी होनी चाहिए थी। पर ये पूरा अगर मैं करूं तो कैसे बनेगा? ईदर ही प्लेज और स्टडीज, और हिज सिबलिंग्स या और हिज फ्रेंड्स प्ले और स्टडी, यानी इसके साथ सेकंड चॉइस आगे होनी चाहिए थी ना कोई। ये तो अब क्या है, मतलब क्या, मैंने प्लेसमेंट गलत की हुई है इसकी। अब इसको और से देखें, मैं इसको ठीक करता हूं, क्या हो जाएगा जी? ही ईदर प्लेज और स्टडीज। अब देखें जी, अब इधर किसके लिए आ गया जी? या प्लेइंग के लिए या स्टडीज के लिए। अब उसकी प्लेसमेंट करेक्ट होगी नहीं होगी? यानी दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज व्हाट जी? करेक्ट जी। यानी कहने का क्या मकसद कि ईदर और को या नीदर नॉर को जिन दो चॉइसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उनके साथ अटैच करना है आपने। यहां मेरे पास चॉइसेस क्या थी? प्लेज और स्टडीज। ईदर को अटैच मैंने किसके साथ कर दिया था? ही के साथ, जो कि गलत है। गॉट इट जी? नेक्स्ट है जी हमारे पास यूजेज ऑफ बोथ जी। यूजेज ऑफ बोथ जी एज अ कंजंक्शन यूज होता है, लेकिन साथ उसके कर लीजिएगा जी नीदर, बोथ और नीदर। कौन सा ठीक होगा जी? रिमेंबर दैट बोथ इज यूज फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड नीदर इज यूज फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट्स जी। एग्जाम्पल देख लें, बोथ डिड नॉट गो, बोथ डिड नॉट गो, तो ये गलत है जी। करेक्ट क्या होगा जी? नीदर ऑफ देम वेंट, नीदर ऑफ देम वेंट। यानी बोथ को हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए यूज करेंगे जी, और अगर नेगेटिव यूज करना होगा तो फिर क्या यूज करेंगे? नीदर को जी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उसके लिए एक कंजंक्शन है, एक वर्ड है उसके लिए जी। नेक्स्ट इसी तरह, लेस्ट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय शुड जी। और यहाँ शुड ध्यान में रखिएगा, ये शुड सजेस्टिव शुड नहीं है जी। दिस इज पास फॉर्म ऑफ व्हाट जी? शैल। जिस तरह विल की पास फॉर्म क्या होती है? वुड। तो यहाँ शैल की पास फॉर्म क्या है? शुड। यहाँ फिर स्ट्रेस देने के लिए या हर सूरत में कहने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? शुड यूज कर रहे हैं जी। डोंट गो आउट लेस्ट यू शुड कैच कोल्ड। अब अगर मैं शुड सजेस्टिव लूं तो इसका मतलब क्या बनेगा? कि बाहर ना जाएं, आपको सर्दी लग जानी चाहिए। तो डज इट मेक सम सेंस जी? नहीं। हालांकि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बाहर ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो कि आपको सर्दी लग जाए। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करें कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। अमा क्लियर जी? देन जी, with hope and fear we use what जी? that। होप और फियर ऐसे वर्ड्स हैं
जिनके बाद क्या यूज होता है जी, दैट। और दूसरी तरफ क्या है जी, अगर डाउट आ जाए जी उसके साथ पे क्या आता है, इफ। डाउट के साथ क्या आएगा, इफ जी। फॉर एग्जाम्पल, आई फियर यू वुड फेल। मुझे इस बात का डर है कि आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो अब ये क्या है जी, गलत है जी। तो बीच में मैं क्या दैट लगाऊंगा, आई फियर दैट, आई होप दैट। और अब डाउट देखें जी, अ डाउट इफ ही वेंट देयर। मुझे शक है कि क्या वो वहां पे गया भी है या नहीं, या वो वहां पे गया या नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी। यानी है इन सारों के क्या है, रोल कंजंक्शन का है। रोल किसका है, कंजंक्शन का है। अब दैट आपके हैं जी, तो दैट हमने वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा था, जो हम पहले दिन से यार पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि हर वर्ड का रोल जो होता है उसकी टाइप डिफाइन करता है। अब दैट तो वहाँ पे इंडिकेटिव प्रोनाउन भी था, प्रोनाउन के अंदर भी दैट दो जगह आ रहा था, यानी इंडिकेटिव प्रोनाउन भी था और रिलेटिव प्रोनाउन भी था। अब वहाँ प्रोनाउन में भी दो जगह था, अब यहाँ कंजंक्शन में भी आ गया है। तो अब आप कहें जी वहाँ प्रोनाउन था तो ये कंजंक्शन कैसे बन गई। तो हम सिंपली क्या कहेंगे जी, दैट द रोल एक्चुअली डिफाइंस द टाइप जी, कि वो वर्ड रोल क्या प्ले कर रहा है। नेक्स्ट जी, सच के बाद एज, और सेम के बाद एज भी आता है या दैट भी आता है जी। फॉर एग्जाम्पल जी, ही इज नॉट such capable whom I praise। अब क्या गलती है यहाँ पे जी, हमने अभी कहा कि सच के साथ क्या आता है, एज आता है, यानी वो इतना कैपेबल नहीं है कि मैं उसकी तारीफ करूँ जी। तो यहाँ सच है तो फिर इसके बाद क्या, whom नहीं आएगा जी, क्या यूज हो रहा है, एज। अब सेम के बाद जी, अगर सेम के बाद वर्ब हो तो फिर क्या यूज होगा, दैट। ये यहां लिख लीजिएगा जी, सेम के बाद आगे क्या आ रहा हो, वर्ब यूज हो रहा हो तो फिर क्या यूज होगा, दैट। और अगर वर्ब ना हो तो फिर क्या यूज होगा, सिर्फ एज जी। दोनों की एग्जांपल लिख लें। दिस इज द सेम बॉय दैट केम यस्टरडे जी। अब मैं यहां सेम के साथ विच यूज कर लूं या कुछ और यूज करूं वो गलत हो जाएगा जी। मोस्टली हम मिस्टेक क्या करते हैं इसमें, स्पोकन एक्सप्रेशन में भी रिटन में भी हम सेम के बाद क्या विच बोल देते हैं या कोई और यूज कर देते हैं कंजंक्शन, जो कि गलत है जी। अब मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज द सेम बॉय। अब देखें सेम के बाद मैंने क्या यूज किया, दैट। क्यों, आगे उसके बाद केम वर्ब आ रहा था जी। अब दूसरी एक और एग्जांपल देख लें जिसमें वर्ब नहीं आएगा, तो फिर उसके बाद एज ही यूज करेंगे। दिस इज द सेम शर्ट एज योर्स। दिस इज द सेम शर्ट एज योर्स। ये बिल्कुल वैसी शर्ट है जैसी आपके पास है जी। अब यहाँ इसके बाद वर्ब नहीं आया तो फिर मैंने दैट नहीं यूज़ किया, क्या यूज़ किया है, एज। am I क्लियर जी। फिर नेक्स्ट है जी सो एज, एज। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जी। सो एज किसके लिए आता है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए जी।
एज किसके लिए आता है जी? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सो एक्टिव एज आई यूज टू बी। मैं उतना एक्टिव नहीं हूं जितना मैं हुआ करता था। अब नेगेटिव है ये। ही इज एज फ्रेश एज ऑलवेज। वो हमेशा की तरह क्या है? तरोताजा है जी। am I clear जी? नेक्स्ट जी, सिंस एज अ कंजंक्शन जी। इसमें क्या होगा जी? इससे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे जी, इससे पहले, और इसके बाद हमेशा आप क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट जी। सिंपल पास्ट जी। सिंस जब आ जाए, एग्जाम्पल एक देख लें जी। Almost 18 years have elapsed since my father passed away। अब यहां देखें जी, सिंस क्या है? तब से। अब ये वो वाला सिंस और फॉर जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप यूज करते हैं, ये वो नहीं है। am I क्लियर? ये यहां पे सिर्फ किसका रोल प्ले कर रहा है? एक कंजंक्शन का जी। और ये जब एज ए कंजंक्शन आ रहा है तो इससे पहले जो स्टेटमेंट है उसको आप हमेशा किस में यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। क्लियर? और बाद वाली को किस में यूज करेंगे? सिंपल पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल जी, इट हैज बिन 10 years since he joined this office। जब से उसने ये जॉब शुरू की उसके बाद 10 साल गुजर चुके हैं जी। am I क्लियर जी? नेक्स्ट है जी, द डिफरेंस बिटवीन until, as long as और while। until आता है जब तक, यानी किसी की बिगिनिंग टाइम जब आप शो करना चाह रहे होते हैं। और एज लॉन्ग एज या वाइल जो होता है वो किसी भी टाइम की ड्यूरेशन के लिए आता है जी। until you come, I shall wait। जब तक आप आ नहीं जाते मैं इंतजार करूंगा। या दूसरी तरह इसको कहूं तो until you come, I shall not leave। जब तक आप आ नहीं जाते मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी यहां ज़हन में रखिएगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब अन आ जाए तो फिर अनलेस यू डोंट कम नहीं होगा जी। अन वाली क्लॉज में नेगेटिव दोबारा नहीं आ सकता, डबल नेगेटिव नहीं हो सकता जी। am I क्लियर जी? अब ये क्या है? जब तक, यानी टिल दैट टाइम जी। और एज लॉन्ग एज का देखिए, अब जब हमने क्या कहा, ये ड्यूरेशन, ड्यूरिंग टाइम आता है जी। एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, you will succeed। you will succeed as long as you work hard, you will succeed। जब तक आप मेहनत करते रहेंगे या जब तक आप मेहनत करते हैं आप कामयाब होंगे।
am I clear जी? वाइल का फिर देख लें इसी तरह, डोंट स्पीक वाइल ईटिंग जी, जो कहा जाता है ना कि खाने के दौरान बातें ना करें। यानी अब आप डिफरेंस नोट कर रहे हैं। अब हम गलती क्या करते हैं जी, क्या यहां मैं अगर कर दूं एज लॉन्ग एज यू कम आई शैल वेट, ये गलत हो जाएगा जी, कि वी मिक्स अप until with what जी, as long as और while, जो गलत है जी। while और as long as during some work आते हैं, और until जो है वो till some time होता है जी। am I clear जी? फिर कुछ verbs ऐसे हैं जी जिनके बाद conjunction as आएगी, कुछ verbs ऐसे हैं जिनके बाद conjunction as नहीं आएगी जी। यानी वो वर्ड्स की लिस्ट में दे देता हूँ आपको, वो आपको नोट्स में भी मिल जाएगी। वर्ड्स हैं जिनके बाद एज आएगा, फिर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद एज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जी, जिनके बाद अब एज आएगा जी, फॉर एग्जांपल रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिपिक्ट, पोर्ट्रे एटसेट्रा जी। फॉर एग्जांपल, ही पोर्ट्रेड मी एज अ गुड टीचर, जो कि मैं नहीं हूं। उसने मुझे कैसे पोर्ट्रे किया? एज अ गुड टीचर। तो अब यहाँ पोर्ट्रे के साथ एज आएगा। अब वो वाले वर्ड्स जी जिनके बाद एज नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल जी, नेम, कॉल, कंसिडर, थिंक, अपॉइंट, he was appointed as a principal जी। अब देख लें जी यहाँ एज गलत है या नहीं है, तो करेक्ट क्या होगा जी? he was appointed a principal जी। he named me as a blank या as something, गलत है जी। he named me, बस वो नाम जो भी है जी। am I clear जी? नेक्स्ट है जी, the difference between although and though। whenever you are using what जी, although, after although we are supposed to use what जी, yet, और mistakenly हम क्या यूज करते हैं? but जी, जो गलत है। although के बाद क्या आता है? yet, और दो के बाद कुछ भी नहीं आता जी। एग्जाम्पल देख लें जी, although he is poor, although he is poor, yet generous। हम क्लियर जी? यानी although के साथ यूजली हम क्या मिस्टेक करते हैं? हम but यूज कर देते हैं जी। कंजंक्शन क्या आएगी? yet। हम क्लियर जी? दो के साथ, दो ही इज इल, क्या कॉमा यूज कर देंगे जी। जब सम टाइम हम कंजंक्शन नहीं यूज करते हैं तो उसकी जगह क्या ले आते हैं? कॉमा। जिस तरह हम डायरेक्ट नरेशन में दैट होता है, तो जब हम इनडायरेक्ट में आते हैं, सॉरी, डायरेक्ट में कॉमा होता है तो इनडायरेक्ट में आते हैं तो उस कॉमा की जगह क्या यूज करते हैं? दैट। यानी ऊपर जो कॉमा है वो बेसिकली दैट की रिप्लेसमेंट। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? क्योंकि कोई और कंजंक्शन नहीं यूज कर रहे तो फिर क्या यूज करेंगे हम? कॉमा जी। ऑल्दो ही इज इल, ही विल कम जी। अगरचे वो बीमार है, या दो ही इज इल, ही विल कम जी, वो आएगा जी।
सिमिलरली जी, नो अदर, नो अदर, इसके साथ क्या आएगा? THAN देन जी। हम फिर यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं जी? बट, गलती से क्या यूज करते हैं? बट जी। I saw no other boy, बट नहीं होगा बल्कि क्या होगा जी? देन, देन अली। आप मुझसे पूछते हैं ना कि क्या जी आर यू श्योर, क्या आपने अली को ही देखा था? मैं कहूँगा हाँ जी, आई सॉ नो अदर बॉय, मैंने किसी और को नहीं देखा जी, सिवाय किसके? अली के। देयर इज नो अदर गॉड देन अल्लाह। फिर है जी, नथिंग एल्स बट, इसी की वजह से कंफ्यूजन आती है। अब नथिंग एल्स के साथ बट आता है, बाकियों के साथ क्या आता है? देन आता है। तो हम क्या करते हैं? बट को हर जगह मिक्सअप कर देते हैं। अब नथिंग एल्स के साथ अगर आप देन लगाएंगे, सॉरी, नथिंग एल्स के साथ अगर देन लगाएंगे वो गलत हो जाएगा। इसके साथ क्या लगेगा जी? बट। नो अदर के साथ क्या लगता है? देन। फॉर एग्जाम्पल जी, इट इज नथिंग एल्स बट योर ईगो that hurts me. It is nothing else, ये सिवाय ईगो के और कुछ नहीं है जो मुझे हर्ट करता है जी। नेक्स्ट जी, नो डबलिंग जी। जिस तरह हमने लास्ट एडवर्ब्स में भी पढ़ा था कि क्या डबलिंग अलाउड नहीं है जी, डबलिंग नहीं होनी चाहिए जी। फॉर एग्जांपल, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अनलेस या अनटिल आए जी, उसके बाद आगे फिर नॉट या नो या कुछ और नहीं आएगा। अनलेस यू डोंट वर्क नहीं होगा, अनलेस यू वर्क, unless you work hard you will not succeed। बिकॉज के साथ therefore नहीं आएगा जी। क्योंकि बिकॉज और therefore दोनों का एक ही मतलब है। जिस तरह माह रमज़ान का महीना कह दें, यानी मैं माह भी कह रहा हूँ और महीना भी कह रहा हूँ, तो दोनों लफ्ज़ों का एक ही मतलब है। इस तरह बिकॉज और therefore दोनों का एक ही मतलब है जी। बिकॉज ही इज़ इल therefore ही इज़ नॉट कमिंग, ये गलत है जी। जो भी यूज़ करेंगे एक यूज़ करेंगे जी। ही इज़ इल therefore ही इज़ नॉट कमिंग जी। रीजन के साथ वाई नहीं आता जी। शी डिडंट टेल मी द रीजन वाई ही इज नॉट कमिंग। अब रीजन भी और साथ वाई भी, दोनों का एक ही मतलब है, तो पूरा क्या होगा? शी डिडंट टेल मी वाई ही इज नॉट कमिंग। गॉट माय पॉइंट जी। प्लेस और वेयर नहीं आएगा जी। प्लेस भी आ गया और साथ क्या? वेयर भी। ही टोल्ड मी द प्लेस वेयर आई वॉज सपोज टू गो जी, ये गलत हो जाएगा जी। प्लेस भी और क्या साथ? वेयर भी, दोनों का मतलब एक ही है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा जी? ही टोल्ड मी वेयर आई वॉज सपोज टू गो।
Am I clear जी? Then difference between like and as जी. Like is used for the comparison of nouns जी या objects जी, comparison of objects जी, और as is used for the comparison of actions जी. For example, she is like her father. इसलिए वो टर्म हम यूज करते हैं, like father, like son. और she teaches as her father does. यानी एक्शंस का कंपैरिजन हो तो फिर क्या होगा? एज. ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन हो तो फिर क्या होगा? लाइक. Am I clear जी? Then the difference between since and when जी. since और when का फर्क जी. since का मतलब होता है चूंकि, और when का मतलब है जब. दोनों को एक दूसरे की जगह रिप्लेस नहीं कर सकते हम जी. Since you are saying so, I admit it या I accept it. चूंकि आप ये बात कह रहे हैं तो इसलिए मैं मान लेता हूं. अब ये क्या स्लाइड सा डिफरेंस है जी. अब मैं यहां अगर ये यूज करूं व्हेन यू आर सेइंग सो, जब आप कह रहे हैं, तो नहीं, इट डजंट मेक सेंस, ये गलत हो जाएगी. व्हेन की एग्जांपल देख लें जी. व्हेन यू आर हियर आई हैव नो वरीज. अब जबकि आप आ गए हैं तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है. अब आप डिफरेंस नोट कर रहे हैं दोनों में. गॉट इट जी. और इसी में एक लास्ट देख लें जी. डिफरेंस बिटवीन ड्यू टू एंड ओइंग टू जी. दोनों का मतलब क्या होता है? कि वजह से, रीजन के लिए आते हैं ये. लेकिन ड्यू टू से पहले कोई ना कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए जी. और ओइंग टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेकिन वर्ब आ सकता है, या सिंपली इसको ब्लैंक कर दें. फॉर एग्जाम्पल जी, ही इज not coming due to some reason. He is not coming due to some reason. और दूसरा देख लें जी. Owing to sickness he is not coming. अब दोनों का मतलब क्या है? की वजह से. लेकिन आप यूजेज का डिफरेंस नोट कर रहे हैं. यानी यूजुअली अगर स्टार्ट में यूज़ करना है तो मैं क्या, मतलब आसान लफ्ज़ों में तो मैं क्या यूज़ कर दूंगा? ओइंग टू. या अगर पहले सिर्फ वर्ब रखना चाह रहे हैं तो फिर ओइंग टू. लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, और ख़ास तौर पे हेल्पिंग वर्ब कौन से? इज़ वाले, बी वाली फॉर्म्स जितनी भी हैं, बी वाली कौन सी हैं? एज एम आर, वॉज वर, ये वाले. तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? ड्यू टू जी. ये हमारे पास ही कुछ हमने एक स्ट्रक्चर्स देखे. पॉइंट फिर वही वाला है कि वो देखने क्यों ज़रूरी है कि एक वो जो चीज़ हमने कल डिस्कस किया नोटिस में आ जाए, वो प्रैक्टिस में आ जाती है जी. अब जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या टेक्स्ट इंग्लिश को सुन रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपके सामने हाईलाइट होती जाएंगी और इम्प्रूव होती जाएंगी, और फिर एज अ रिजल्ट आपकी प्रैक्टिस में भी आ जाएंगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे जी.